चलिए ठीक है, कोई नहीं बोल रहा। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो हमने लास्ट क्लास में खत्म किया था, और टेस्ट में भी बहुत सारे सवाल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर पूछे गए हैं, और हमने मतलब बड़े आराम से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ लिया था। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द मेन एग्जांपल जो कि कौन से नेचर को दिखाता है, लाइट के पार्टिकल नेचर को। ठीक है, सो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को प्रूव करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, सेकंड हमने जो चीज देखी थी वो ये थी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, नो डाउट इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल भी है और पार्टिकल के साथ साथ वेव भी है। तो जब दोनों ही चीजें हैं तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन, अगर इसकी पोजीशन हम मान लें कि इसकी पोजीशन है ओरिजिन से एक्स से रिप्रेजेंटेड है, इसकी वेलोसिटी v से रिप्रेजेंटेड है, तो ऑफ कोर्स हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स, दैट मींस अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा p, अनसर्टेनिटी इन, मैं बोल सकता हूँ मोमेंटम, दैट शुड बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन कितना आया था, h अपॉन 4 पाई। 4 पाई। ठीक है, तो इतनी बात हम लोगों ने लास्ट क्लास तक की थी, और ये आपको इसमें किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अनसर्टेनिटी क्यों आई? अनसर्टेनिटी इसलिए आई क्योंकि आप पार्टिकल भी हैं और आप वेव भी हैं, तो ऑफ कोर्स पार्टिकल नेचर के हिसाब से तो आपकी पोजीशन एग्जैक्ट होनी चाहिए, बट वेव नेचर के हिसाब से ऑफ कोर्स आपकी पोजीशन जो है वो एग्जैक्ट हो नहीं सकती, आप एक बड़े से मीडियम में डिलोकलाइज्ड। ठीक है, सेम तरीके से आपकी वेलोसिटी अगर v होनी, आपने कैलकुलेट कर ली पार्टिकल नेचर के हिसाब से, तो आपकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ एरर जरूर होगा, क्योंकि आप दोनों ही नेचर दिखा रहे हैं, नॉट ओनली पार्टिकल नेचर, you are also exhibiting wave nature, ठीक है, at the same time. So हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मतलब ये है कि अगर पोजीशन कैलकुलेशन में एरर डेल्टा एक्स है, मोमेंटम कैलकुलेशन में एरर डेल्टा पी है, तो वो एरर हमेशा कलेक्टिवली दोनों का मल्टीप्लीकेशन कम से कम h अपॉन 4 पाई तो होगा ही होगा। ठीक है, इससे ज्यादा होगा नो डाउट हो सकता है, बट इससे कम कभी नहीं हो सकता। समझ में आई बात? सो दिस इज द थिंग। तो ये बात में किसी को कोई भी दिक्कत है अभी तक तो बताइए। हेलो, नहीं लगा रहा, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, बात करता हूँ। ठीक है, क्लियर है बात? ओके, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो बताएं। एनी डाउट, एनीवन, किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी प्लीज बताएं। चलो, नहीं है, आगे बढ़ाएं। क्या हुआ भाई, तुम लोगों का बोलना बंद हो गया है आजकल? है आजकल कुछ बोलता नहीं है तुम लोग, कुछ हुआ है क्या? ज्यादा लोड हो गया क्या सब्जेक्ट्स का? नो सर। फिर बोलना वोलना बंद कर दिया तुम लोगों ने? तुमसे पूछ रहे हो, ये तुम लोग बोलते नहीं हो, केवल तुम ही बोल रहे हो, बाकी लोग गायब हो। पहले तो बहुत लोग बोलते थे इस बैच पे, क्या हुआ भाई? दुखी हो क्या किसी बात को? बोलो। नहीं सर, अब सब कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में आईटी तरफ क्या बोले? अजमल हुसैन? सब सब कॉलेज में बैठ के क्लास करते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए इसलिए आवाज नहीं आता है। मैं समझा कि आप लोग काफी दुखी हो गए हैं, ज्यादा लोड हो गया है। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छे। ओके, सो इसके बाद अपन लोग बात करेंगे एक दो एग्जांपल्स की, जो कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर है। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद फिर हम बात करेंगे वेव नेचर के साथ जो अकोमोडेट होते हैं, नया मॉडल मिलेगा हमें, वेव मैकेनिकल मॉडल, हम उसकी बात करेंगे। उसके बारे में बेसिक आइडिया हमें जानना है, ज्यादा डिटेल में बातें हमें नहीं करनी है। ठीक है, चलिए तो एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, क्या कहते हैं आपका, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। तो एक प्रॉब्लम से ऐसे समझते हैं कि कैसे किस टाइप के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आई थिंक आपको मतलब लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम तो कराई था, जिसमें काइनेटिक एनर्जी में अनसर्टेनिटी आपको गिवन था, और आपको पोजीशन में अनसर्टेनिटी को निकालना था। कराया था या नहीं कराया था लास्ट क्लास में? बोलिए। जी सर। जी सर बोला या नहीं सर बोला?
जी सर, जी सर। जी सर जी। ठीक है भाई, चलिए तो एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं कि आप उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी को ही हम क्या बोल सकते हैं, एरर इन वेलोसिटी और स्पीड ऑफ एन हाइड्रोजन एटम मूविंग having uncertainty in position of one angstrom। चलिए इसके बारे में बात करें। ये बताइए कि अगर हाइड्रोजन एटम में अनसर्टेनिटी या एरर पोजीशन में 1 एंगस्ट्रॉम का है, तो बताइए कि उसकी वेलोसिटी में एरर कितना होना चाहिए। एक बेसिक सा सवाल है। चलिए इसको सॉल्व करके दिखाइए। आपको मिलता है 2 मिनट, सॉल्व करिए, देखिए आप कैसे सॉल्व करते हैं। क्या इसके ऊपर कोई सवाल पूछा मैंने आपसे एग्जाम में? नहीं पूछा ना? केवल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक आपसे सवाल पूछा है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? और हाँ, एग्जाम एग्जाम जो हुआ है लास्ट क्लास में, अगर उसमें भी आपको कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्टली मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको एग्जाम पेपर चाहिए, एग्जाम के क्वेश्चंस देखने हैं, तो आप दिनेश सर से बात करें। ऑनलाइन वाले काम में दिनेश सर से बात करें। लेकिन अगर मेरे सब्जेक्ट में मान लेते किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, परेशानी है, तो आप डायरेक्टली मेरे से बात करें। तो आप सीधा मेरे को सवाल भेज दीजिए या डायरेक्ट कॉल कर लीजिए, पूछ लीजिए, मैं आपको वो सवाल एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है? कई लोगों ने पूछा है सर क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ कब मिलेगा। तो आई थिंक एग्जाम में कुछ दिक्कतें हुई कुछ स्टूडेंट को, तो वो कुछ रीशेड्यूल या ऐसा कुछ होगा। तो दिनेश सर से एक बार बात करिएगा, वो आपको पीडीएफ वगैरह उपलब्ध करा सकते हैं।
हो गया पहला वाला सभी लोगों का? पहला वाला तो बहुत ही आसान है। हाँ तो बिल्कुल साजिद ने आंसर दिया है कुछ 0.3 इंटू 10⁻24। क्या है भैया? यूनिट तो बताया करो, मीटर पर सेकंड है क्या है? यूनिट तो बोलना बोलना चाहिए, मीटर पर कैसे पता चलेगा? बहुत कम अंतर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। जितने लोगों का पहला सवाल हो गया वो लोग सेकंड सेकंड सवाल भी ट्राई करें। 2 मिनट है आपके पास। बिना ट्राई करने का कोई मतलब नहीं है। थ्योरी तो पढ़ने में क्या ही मतलब है जब तक आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते। मैं ऑनलाइन कर सकती हूँ। तो आया है इसलिए आया है। हाँ जी, तो ट्राई कर लिया आप लोगों ने, अभी तक तो हो जाना चाहिए था। बहुत ही आसान सवाल। हो गया सबका? चलिए तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो पहले सवाल में आपको क्या गिवन है? आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालना है, मतलब डेल्टा वी कितना होगा ये निकालना है। एटम हैविंग अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन में अनसर्टेनिटी गिवन है डेल्टा एक्स गिवन है, डेल्टा वी निकालना है। सीधा फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा एक्स इंटू m इंटू डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो सीधा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ से निकल के आएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। डेल्टा एक्स आपको गिवन है 1 एंगस्ट्रॉम, तो डाल दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। डेल्टा वी आप निकालना चाहते हैं, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h की वैल्यू कितनी होती है? 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। 4 पाई की वैल्यू 3.14। और मास, मास किसका? हाइड्रोजन एटम का। आप जानते हैं हाइड्रोजन एटम का मास 1 AMU के बराबर होता है। यस 1 सर। ही होता है एटॉमिक मास। हाँ बोलो, कोई कुछ कहना यस सर। चाहता है? नो बोलो। सर। यस सर, नो सर। ठीक है। सो 1 AMU कितना मास होता है? तो आप जानती है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। डाल दीजिए यहाँ पे, आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻27। सॉल्व कर लीजिएगा आप इसको। ठीक है। तो जो डेल्टा वी आएगा वो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा,
ठीक है, तो जिन जिन भाई साहब ने आंसर दिया था, इसने आंसर दिया था आई थिंक साजिद जी, तो अपना आंसर चेक करिए एक बार, ठीक है, इस कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक, क्लियर है, सब लोगों को समझ में आया? या अगले पेज पे बताओ। तो डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये आपका पहले वाले का फॉर्मूला है, ठीक है। डेल्टा एक्स आपको गिवन है, सॉरी, 1 एंगस्ट्रम। डेल्टा वी आप निकालना चाहते हैं, कितना है? मास आपको पता है 1 एम, हाइड्रोजन एटम है, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27। समझ में आया साजिद? बोलो। जी सर, वो आप मास भी कैलकुलेटर मैंने सिर्फ वेलोसिटी से कर लिया था। हाँ, तो वही दिक्कत होगी, तो ये एम है, ठीक है। सो आप डेल्टा एक्स को क्या लिखेंगे? 10⁻⁻10 मीटर्स। उसके बाद मास, मास को कितना लिखेंगे? 1.67 इंटू 10⁻⁻27। एंड डेल्टा वी आप निकालना चाहते हैं, ऊपर एच है 6.625 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14। इसमें केवल डेल्टा वी ही अननोन है, सो डेल्टा वी कैन बी कैलकुलेटेड इजीली। क्लियर? बोलो, हो जाएगा सबका आंसर? बोलो जल्दी, सब लोग निकाल पाएंगे? बोलिए। हेलो 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 हेलो। यस सर। वेरी गुड। गुलजार अहमद, तुम यार मतलब डरा देते हो। वाह, क्या बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। 2 किन किन लोगों ने सॉल्व किया है? किस कोई आदमी है जिसने ट्राई किया है 2, क्वेश्चन नंबर 2? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि आपको अब यहाँ पे वेलोसिटी, तो मतलब डेल्टा वी जो है वो गिवन है एरर की फॉर्म में। एरर है ±1%। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब ऐसे ऐसे गिवन होता है ना कई बार फिजिक्स में, 100 ±5। तो ±5 का मतलब ये है कि एरर का मार्जिन 100 के -5 तक भी है और +5 तक भी है। मतलब टोटल एरर एट मैक्स कितना हो सकता है? 10। समझ में आई बात या नहीं आई? तो हमेशा याद रखिए कि जब ऐसे वैल्यूज गिवन हो प्लस माइनस की फॉर्म में, मतलब एरर गिवन हो, तो टोटल अनसर्टेनिटी क्या होती है? 2 टाइम्स, क्योंकि +-1 मतलब टोटल अनसर्टेनिटी कितनी है? आपसे +1 भी है और आपसे -1 भी है, मतलब 2% ऑफ द वेलोसिटी। समझ में आ रही बात? अब आप इसे सॉल्व करिए, तो आप प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड टू 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो लाइट की वेलोसिटी हम जानते हैं, मतलब वेलोसिटी गिवन है। If its velocity can be measured with the precision of ±1%, मतलब 2% error is there, then what must be its uncertainty in potential? बस इतना समझ में आना चाहिए था। तो आप जानते हैं वेलोसिटी कितना हो गया? वेलोसिटी हो गया c/100। 100 बोला है उन्होंने, वेलोसिटी ऑफ लाइट 1/10। अच्छा, 1/10 c/10, 100 तो c कितना होता है? 3 × 10⁻8 right. मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई 10 कर दीजिए। सो 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड। एरर कितना है? एरर है 2% ऑफ वेलोसिटी। समझ में आ रही बात? सो 2 × 3 × 10⁻7 डिवाइड बाई 100। तो ये कितना निकल के आ जाएगा भाई साहब? 6 × 10⁻5 मीटर पर सेकंड। इतना एरर है वेलोसिटी कैलकुलेशन। समझ में आई बात? तो ये 2 इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सर मैक्सिमम अगर लोग जो 3%, सर अगर ±3% दिया होता तो 6% लेते हैं आप, बिल्कुल ठीक है। समझ में आई बात? क्योंकि टोटल एरर तो भाई साहब कितना है? आप +3 से लेके -3 तक कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, तो टोटल एरर तो आपके प्रिसीजन का डबल होगा, ठीक है। सो बहुत क्लियरली आप समझ सकते हैं कि एरर आपको निकालना है, ठीक। समझ में आया आपको भाई साहब? बोलिए। हाँ सर, समझ में आया। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ये 2% कैसे होगा, ठीक है। सो +-1 ऐसे, तो वहां से आया है। बस जैसे ही आपको डेल्टा वी मिल गया, आपका आंसर आई, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि डेल्टा वी मिल गया तो बस सीधा फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी
शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, और इसी चीज को आप लिख सकते हैं डेल्टा p को m इंटू डेल्टा v, सो डेल्टा x इंटू डेल्टा v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। सब चीजें आपको पता है, डेल्टा v आपको पता चल गया, h आप जानते हैं, पाई कांस्टेंट होता है, मास ऑफ प्रोटॉन आप जानते हैं, डेल्टा x कैन बी कैलकुलेटेड। बोलिए कर पाएंगे या नहीं? सर वो यूनिट क्या हो जाता है सर, इसका यूनिट? इसका भाई जो भी डिस्टेंस में एरर निकालोगे तो डिस्टेंस का यूनिट आएगा। आपने Yes, sir. सब कुछ MKS यूनिट सिस्टम में डाला है तो आपका यूनिट मीटर आएगा, ठीक है। अगर डेल्टा v निकालोगे तो वो किस में आएगा, वेलोसिटी में आएगा, मीटर पर सेकंड में मीटर आएगा, पर सेकंड। ठीक है। तो यूनिट सिस्टम का विशेष ध्यान है, ठीक है। और यूनिट सिस्टम जनरली कौन सा इस्तेमाल होता है जब कुछ भी गिवन ना हो, या तो आप SI SI कर system। लीजिए, SI से बढ़िया, SI और MKS सेम ही होता है, ठीक है ऑलमोस्ट, तो MKS यूनिट सिस्टम इस्तेमाल करिए। लेकिन जब आपको वैल्यूज अलग से प्रिसाइजली गिवन हो, सेंटीमीटर में, ग्राम में, ऐसे ग्राम में कोई काम कर रहा हो, तो फिर आप CGS यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने एग्जाम में एक सवाल भी पूछा है, ठीक है, मैंने आपको एनर्जी पूछा है किसमें, अर्क्स में, ठीक है। अब आपने एनर्जी किसमें देखा था, जूल में, जूल SI यूनिट है, ठीक है, MKS वाला, और CGS यूनिट है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि फिजिक्स में आपने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ लिया है, वहां पे तो आपको बताया गया होगा एक जूल में कितना अर्ग होता है। नो ठीक है? सर, ये नहीं बताया गया सर। कोई बात नहीं, तो आप पेपर से समझ लीजिए, अब वो आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं बताया गया तो ये दिक्कत है, आप बिल्कुल देखिए, ठीक है। फिजिक्स में जब आप NCERT में भी पढ़ेंगे ना, तो NCERT में भी पहले चैप्टर की टेबल में ये सब यूनिट सिस्टम होगा जूल का, कि जूल को अर्ग में कितना होता है, एक जूल होता है 10⁻⁷ अर्ग्स, और डायमेंशन एनालिसिस से तो आप निकाल ही सकते हो, ठीक है। चलिए, किसी को कोई भी दिक्कत है समझने में तो बताएं। सर यह मास कितना हो जाएगा? यहाँ पे मास मतलब प्रोटॉन का मास, तुम बताओ प्रोटॉन का मास कितना होता है, बोलो साजिद। सर प्रोटॉन का मास 1.67 into 10⁻⁻27 kg। बस तो वही डालना है आपको किलोग्राम में, ठीक है, समझ में आ गया। जी सर। CGS यूनिट में कभी पूछ लेता है क्या सर? CGS यूनिट में बिल्कुल पूछ सकता है, तो उसके लिए फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है वो आपके बहुत काम का है, क्योंकि आप कभी भी किसी भी डायमेंशन एनालिसिस करके आप एक यूनिट सिस्टम को दूसरे में चेंज कर ही सकते हैं, तो सर इसलिए तो चैप्टर आपको 1 सबसे तो फिजिकल क्वांटिटीज है सर, चैप्टर 2 से यूनिट जो भी मेथड। है यार, मतलब अब मैं थोड़ा ना फिजिक्स में इतना ज्ञानी हूँ, आप लोग इतना ज्ञानी है वही फिजिक्स में, है कि नहीं। अब मेरे टाइम पे वो चैप्टर 1 ही था भाई, तो मेरे को चैप्टर Yes, 1 के हिसाब से याद है। अभी 2 हो गया हो तो 2 पढ़ लो भाई, यूनिट एंड डायमेंशन एक चैप्टर है या नहीं, ये बताओ। है सर, है सर। बिल्कुल बस है वो सर। पढ़ना है भाई, समझ गए गुलजार अहमद जी। जी सर। हाँ वेरी गुड, चलिए। तो ये इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और किसी को कुछ पूछना है तो इस टाइप से आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो समाप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे अपने फाइनल टॉपिक की, जो टॉपिक हमें देखना था इन सब चीजों का इंटरमिक्स, वो कहलाता है वेव मैकेनिकल मॉडल। देखिए मैं बहुत सिंपल से बता देता हूँ, इसकी जो भी क्या कहते हैं डेरिवेशन है, इसके जो भी इक्वेशंस है, उनको आप तो छोड़ ही दीजिए, मैथमेटिक्स वाले भी अपने सिलेबस में सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको इनके सॉल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको इनके रिजल्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, कि जो वेव मैकेनिकल मॉडल है उसके रिजल्ट्स क्या है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखिए, क्योंकि उससे आपको फायदा होगा, ठीक है। अगर आप खुद से सॉल्व करने लग जाएंगे, डेरिवेशन पे चले जाएंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 12th क्लास तक की मैथ में डबल डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ाया ही नहीं जाता, ठीक है। सो ऑफ कोर्स दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो आप सॉल्यूशन की तरफ ना जाके केवल और केवल आइडियाज के ऊपर फोकस करेंगे। सो वेव मैकेनिकल मॉडल एटम, तो याद करिए हमने कितने मॉडल पढ़े हैं शुरुआत से लेकर अभी तक, अगर आपको बेसिक तौर पे याद हो तो शुरुआत हुई थी थॉमसन एटॉमिक मॉडल से, वाटरमेलन मॉडल जो किसी काम का नहीं था, आप जानते ही हैं, उससे कुछ भी प्रूव नहीं हुआ। पहली बार जो बढ़िया कंसेप्ट आया
एटम्स के बारे में वो रदरफोर्ड ने बताया, और रदरफोर्ड ने पहली बार न्यूक्लियस की बात की, पॉजिटिव चार्ज के कंसंट्रेशन की बात की, और रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया जो वास्तव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था अपने टाइम के हिसाब से। बट अफसोस क्या हुआ, रदरफोर्ड उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो रदरफोर्ड की जो डीमेरिट थी उसको एक्सप्लेन किया किसने, बोर्स ने, और बोर्स ने सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए इवन एटॉमिक स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन कर दिया, अलग अलग सीरीज में डिवाइड कर दिया गया एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ऑफ कोर्स फायदा बहुत हुआ, नो डाउट, हम बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर पाए, बट इन द मीन टाइम डुअल नेचर का कंसेप्ट आ गया, और अब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल अकेला नहीं है। दैट मीन्स बोर्स मॉडल में भी दिक्कतें हैं, क्योंकि बोर्स मॉडल में इलेक्ट्रॉन को क्या माना गया है पूरी तरीके से, पार्टिकल। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखा ही नहीं गया है। तो पहली बार इलेक्ट्रॉन को वेव मानते हुए, इलेक्ट्रॉन एक वेव है जो कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये मानते हुए जो पहला मॉडल बना या जिसको दिया गया, वो दिया गया श्रोडिंगर नाम के एक आदमी ने। ठीक है, श्रोडिंगर ने ही पहली बार इलेक्ट्रॉन की जो वेव नेचर की इक्वेशन है उसके बारे में बताया था। ठीक है, और उसी के नाम पे इसको श्रोडिंगर मॉडल भी बोलते हैं, या फिर टेक्निकली देखा जाए तो वेव मैकेनिकल मॉडल। वेव मतलब वेव नेचर, मैकेनिकल मतलब पार्टिकल नेचर। दैट मीन्स डुअल नेचर के ऊपर बेस्ड मॉडल ऑफ एटम। क्या कोई कुछ कह रहा है भाई बीच में? बीच में मत ही बोलो यार, बोलो, अगर कुछ कहना चाहते हो तो बोलो, समय दूंगा मैं, बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं आप? ओके, सो तो क्यों ये मॉडल इंपॉर्टेंट हुआ, क्या है? क्योंकि दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट मींस इस मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन को केवल पार्टिकल नहीं माना गया है, इलेक्ट्रॉन को वेव माना गया है। दैट मींस दोनों ही चीजें मानी गई है। इलेक्ट्रॉन इसका जो डुअल नेचर है, जो कि नॉर्मली प्रूव हो रहा है और डी ब्रोगली इक्वेशन से भी, कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है, वेव भी है। हमने तो नंबर ऑफ वेव्स भी निकाले हैं, ऑर्बिट के नंबर के बराबर आते हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग एज अ पार्टिकल as well as wave, and this is incorporated by Erwin Schrödinger. E. Schrödinger पहला आदमी है जिसने इस मॉडल की शुरुआत की थी 1926 में। देख लीजिए 2 साल बाद, 2 साल पहले ही डी ब्रोगली इक्वेशन सामने आया था, ठीक है, डुअल नेचर वाला। उसके 2 साल के बाद एर्विन श्रोडिंगर ने इस मॉडल को क्या कहते हैं आइडेंटिफाई किया। तो क्या बोला गया, क्या क्या पोस्टुलेट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, उनके बारे में बात कर लेते। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस इज बेस्ड ऑन डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा, दिस इज डेवलप्ड बाय एर्विन श्रोडिंगर इन 1926। तीसरा, दिस मॉडल डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रॉन एज a 3-dimensional wave in electronic field of positively charged nucleus. पहले तो आप इस लाइन को समझ लीजिए, क्या क्या बोल रहा है भाई। बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक 3-डायमेंशनल वेव है, मतलब एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में उसके एम्पलीट्यूड है सेम एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और एक किसकी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में काम कर रहा है, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है एज अ वेव। समझ में आ रही है बात? श्रोडिंगर ने इस वेव मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक इक्वेशन भी दिया, एंड दैट इज नोन एज श्रोडिंगर इक्वेशन। तो वही हम बोल रहे हैं कि श्रोडिंगर derived an equation which describe wave motion of an electron। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डबल डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब सिंगल डिग्री होता तो फिर भी 12th क्लास का आदमी सॉल्व कर सकता था, बट डबल डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सिलेबस ऑफ बीएससी और एमएससी मैथ स्टूडेंट। सो ऑफ कोर्स
ये हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें केवल और केवल बहुत से बहुत इक्वेशन को याद करना है। तो क्या है भाई वो इक्वेशन, उसको हम लिख रहे हैं। इतने में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ये बहुत ही रिजल्ट है आपको, मतलब इसमें सॉल्यूशन की तरफ, जैसे बोर्ड मॉडल को हमने सॉल्व किया था, हमने बोर्ड मॉडल के प्रॉपर टाइप इलेक्ट्रॉन फोर्स बैलेंस करते हुए, चीजों को बैलेंस करते हुए, रेडियस, वेलोसिटी, इन सबके फॉर्मूले निकाले थे। यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे आपको केवल और केवल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, पार्टिकल नेचर और डुअल नेचर को हमने कैसे, मतलब वेव नेचर को कैसे इनकॉर्पोरेट किया और इससे क्या रिजल्ट मिले, चीजें कैसे बदल गई, उनके बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, ओके। तो कंप्लीट डेरिवेशन के चक्कर में आप ना ही रहिए और ना ही आपको जरूरत है, क्योंकि वो मैथ वाले भी नहीं कर सकते। तो आप तो वैसे भी मैथ आपने 10th में छोड़ दिया है बहुत मैक्सिमम लोगों ने। एनीवे, क्लियर है बात। सो क्या है भाई, मॉडल किस पे बेस्ड है, डुअल नेचर पे बेस्ड है, नाम ही है वेव मैकेनिकल। तो वेव मतलब वेव, मैकेनिकल मतलब पार्टिकल। सो वेव मैकेनिकल मॉडल है, डुअल नेचर पे बेस्ड है। श्रोडिंगर ने इसका इक्वेशन दिया और श्रोडिंगर ने क्या डिस्क्राइब किया, इलेक्ट्रॉन को एक 3D वेव डिस्क्राइब किया, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, क्या होता है भाई इक्वेशन, उसकी बात करते हैं अगले पेज पे। तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो इस टाइप से आप बना सकते हैं, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर, 8 है 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर and E minus V into psi is equal to 0. So this equation is the wave nature of electron, associated wave. ये psi जो है वो क्या है, वो है आपका वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अलग अलग चीजें क्या है इसमें, एक्स वाई जेड तो आप जानते हैं क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई जेड आर कोऑर्डिनेट्स। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल नेचर मानते हुए। ई क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम। वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल एनर्जी में केवल पोटेंशियल एनर्जी है। ई टोटल एनर्जी, वी केवल केवल पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद एच तो आप जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट है। साई क्या है, साई ये जो त्रिशूल की तरह बना हुआ है इसका नाम है साई, पी साइलेंट, साई साई इसको बोलते हैं। तो साई क्या है आपका, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वेव फंक्शन का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन की वेव है वो हमें कैसी नजर आएगी। ठीक है, मतलब अगर हम उस पर्टिकुलर वेव फंक्शन को डिस्क्राइब करें तो साई जो है वो वेव का एम्पलीट्यूड है कि कितना ऑसिलेशन है इलेक्ट्रॉन में मीन पोजीशन के अलावा। समझ में आ रही बात, इस टाइप से। तो साई जो है वो आपको अलग अलग ऑर्बिट्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉन का अलग अलग मिलता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ लीजिए, सोच लीजिए, किसी को कोई भी दिक्कत सर है तो। सही समझ में नहीं आया सर। साई मतलब क्या है, देखो साई का मतलब ये हो गया कि आप अगर एक वेव है तो आपकी कोई ना कोई इक्वेशन होगी ना भाई। ठीक है, तो वेव की जनरली इक्वेशन किस फॉर्म में होती है कि आप अपनी मीन पोजीशन से कितना दूर है। आप वेव को जो बनाते हो, वेव को आप कैसे बनाते हो, वेव को आप ऐसे बनाते हो ना, ये बनाते हो या नहीं। ठीक है, तो आपको ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन, बट जब आप इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखोगे तो अगर ये एक्स एक्सेस है और ये आपका वाई एक्सेस है तो y इक्वल टू एफ एक्स करके कोई ना कोई ग्राफ आएगा ना, नहीं आएगा, बोलिए, कोई ना कोई यस सर। मैथमेटिकल इक्वेशन आएगी। वही मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो साई है। तो y की जगह पे साई रख दीजिए आप, और कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड तो है। समझ में आ रही बात। तो साई वास्तव में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी भी डिस्टेंस पे आपका एम्पलीट्यूड कितना है। ठीक है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपकी एग्जैक्ट मीन पोजीशन से डिफ्लेक्शन कितना है। समझ में आई बात, दैट इज नोन एज साइन फंक्शन, मतलब वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो मीन पोजीशन है वो तो क्या है, पार्टिकल नेचर के हिसाब से ऑर्बिट है,
जैसे आप फर्स्ट ऑर्बिट में है, घूम रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो आपकी मीन पोजीशन क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट की डिस्टेंस। लेकिन वेव बनने की वजह से आप उससे कितना दूर है, पास में है या दूर है, कितना दूर आप जा सकते हैं, वो आपका जो एम्पलीट्यूड है वो कहलाता है साई। समझ में आया? बोलिए। जी सर। आपको इसके अलावा इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं इसे बहुत ही क्लियरली समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं आप इलेक्ट्रॉन है, बोर्स मॉडल क्या बोलता है, आपकी एक रेडियस फिक्स है, ये रेडियस Rn है, आप यहाँ पे v स्पीड से चलते हैं, याद करिए यही था बेसिक आइडिया। लेकिन जब डुअल नेचर हो गया तो मैंने ही आपको बोला कि आइडिया अब क्या हो गया, अब इलेक्ट्रॉन कभी सीधी रेखा में नहीं चल सकता, वो हमेशा वेव नेचर दिखाएगा, इस टाइप से दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो अब बताइए, ये आपकी मीन पोजीशन है रेड कलर में। मीन पोजीशन से आपका इलेक्ट्रॉन कितना डिफ्लेक्टेड है, ऊपर की तरफ या कितना डिफ्लेक्टेड है नीचे की तरफ। ये डिफ्लेक्शन किसके रिप्रेजेंट होता है, साई। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो कितना आप डिफ्लेक्टेड है, आपकी वेव जो एसोसिएटेड है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, दैट एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इज नोन एज वेव फंक्शन और साई फंक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन। अब सिंपल सी बात है, ये डिफ्लेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि वेव ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, अगर वेव नीचे की तरफ है तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। समझ में आई बात? ओके। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे से बात करें तो प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। हमारे हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उस रेंज में हमेशा कुछ ना कुछ होनी चाहिए, जीरो तो नहीं होनी चाहिए। तो अलग अलग इंपॉर्टेंस है, साई का इंपॉर्टेंस क्या है, साई की अपनी इंपॉर्टेंस है, डीमेरिट है, फिर उसको कैसे हमने नॉर्मलाइज करके उसकी मेरिट्स को बढ़ा दिया, ये सब चीजें अब हमें यहाँ पे समझनी है। सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए साई फंक्शन क्या है। अगर ये इतना समझ में आता है तब तो बात है, अदरवाइज तो फिर दिक्कत आगे भी रहने वाली है। सर इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी सर आपने किस तरह से आपने बोला सर? वो आगे की बात है। अभी आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे अभी आपका अगर ये साई फंक्शन है, मान लेते हैं ये आपका साई फंक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड बता रहा है, मान लेते हैं ऐसे ही है, वैसे ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा ही आप मान लीजिए कि साई का वैल्यू इतना है, रेडियस बढ़ने के साथ साथ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन का जो एम्पलीट्यूड है या ऑसिलेशन है वो पॉजिटिव भी है और वो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अगर ये किसी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता तो इसे हमेशा क्या होना चाहिए था, प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है, क्या प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव होता है? नो सर। तो यही दिक्कत है साई के साथ कि साई आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि साई आपके इलेक्ट्रॉन के मीन पोजीशन के अलोंग ऑसिलेशंस को बता रहा है, तो वो कभी कभी नेगेटिव तो हो ही सकता है। ठीक है, अगर हमेशा पॉजिटिव आया तो अलग बात है, बट मैक्सिमम केसेस में तो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे जा सकता है, दैट मीन्स नेगेटिव एरिया में जा सकता है। नेगेटिव एरिया जाने की वजह से हम इसे कभी भी प्रोबेबिलिटी की तरह काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर Okay, sir. सकते? क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी sir. ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन नियर एन ऑर्बिट डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, तो हमें इसके साथ कुछ ना कुछ नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, साई स्क्वायर। तो हम बोलते हैं कि इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट साई स्क्वायर एक ऐसी चीज है जो हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव, इस टाइप से। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि किस रेडियस पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ठीक है, तो साई स्क्वायर कर देने से सर। नेगेटिव भी क्या होगा, पॉजिटिव। किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से चीजों को डिफाइन किया गया है। पहले तो साई फंक्शन बनाना ही पड़ेगा। साई फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो कैसे हम उसको फिजिकली दुनिया से रिलेट करा सकते हैं। स्क्वायर ठीक है, स्क्वायर करके। वही थोड़ा ना लगा क्या सर, मोड लगाने से क्या हो जाता है? मोड लगाने से क्या हो जाता है, मोड लगाने से भी भाई क्या हो जाता है, मैथमेटिक्स में मोड लगाने से आपको मॉडुलस मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड की वैल्यू मिल जाती है। क्या हो जाता है इसमें, मैं क्या बोलूं? पॉजिटिव हो जाएगा तो सर स्क्वायर ना लगा क्या सर, मोड लगाने से कोई दिक्कत होगा क्या?
वो तो यार वो दिक्कतें जो है वो तो सॉल्यूशन सर के स्क्वायर दौरान लगाने से नहीं बेटर हो होती। जाएगा ना सर? हैं? स्क्वायर बेटर है सर। नहीं नहीं भैया, ये बेटर है या नहीं है ये हमें नहीं सोचना है साहब। यस ठीक सर। है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मुझे अपन लोगों को सॉल्यूशन पे नहीं जाना है। ठीक है, वो हमारे सिलेबस से बहुत 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 दूर की बात है। ठीक है, हमें केवल और केवल ये समझना है कि इस इक्वेशन के रिजल्ट क्या है, बस बात है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो कि उस आदमी ने क्या तरीके से मॉडल को डिफाइन किया, दैट ओनली इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सॉल्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड कि मॉड लगाने से फायदा है या स्क्वायर करने से फायदा है। शॉर्डिंजर नाम के आदमी ने जो किया है वो हमें बताना है और हमें उसको याद करना है। बहुत सिंपल शब्दों में बात ये है। समझ में आई बात? क्लियर है? यस सर। गुलजार अहमद और साजिद जी, ठीक है। यस सर। तो मॉड लगाने से पॉजिटिव बहुत सारे तरीके हैं पॉजिटिव बनाने के। अगर कोई -2 है तो +2 करने से भी हो जाएगा पॉजिटिव। वो हमें नहीं सोचना है कि कैसे पॉजिटिव बनाना है, उसने कैसे पॉजिटिव बनाया उसकी बात करनी है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर अकबर जी। तो ये इक्वेशन है, बस इक्वेशन याद कर लीजिए आप, हो गया काम। इक्वेशन के अंदर कौन सी चीज क्या है इतना आपको याद करना है, और इसके रिजल्ट्स क्या है। अब रिजल्ट्स पे आ जाते हैं। तो रिजल्ट्स जो है वो क्या है? ऑफ कोर्स हमें सबसे पहले रिजल्ट मिलेगा वेव फंक्शन। So wave function of electron, what it represent? It represent the amplitude function. Amplitude function या variation of electron, ठीक है, in 3D space. Okay, समझ में आ रही बात? अब अलग अलग ऑर्बिट्स के लिए बिल्कुल साई की वैल्यू जो है, जो ग्राफ्स हैं वो अलग अलग निकलेंगे। बहुत सारे ग्राफ देखिए, जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। ठीक है, उनमें थोड़ा बहुत आइडिया आपको सॉल्यूशन, जो लोग क्यूरियस है उनकी बात नहीं बोल रहा हूँ, जैसे गुलजार अहमद है, साजिद भाई है, आप अगर इसके बारे में जबरदस्ती घुसना चाहते हैं तो आप बिल्कुल घुस सकते हैं। मैंने आपको उसके लिए बिल्कुल मतलब मॉड्यूल दिया है, उस मॉड्यूल में सारी चीजें, ठीक है। इवन थोड़ा बहुत लेवल पे बीएससी का भी कोर्स कवर्ड है, तो आप बिल्कुल रेफरेंस बुक की तरह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ग्राफ्स मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप उसके बारे में समझना चाहते हैं तो आप मेरे को अलग से फोन कर लीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। बट एक 12th क्लास के स्टूडेंट से वो सब चीजें एक्सपेक्टेड नहीं है। क्या एक्सपेक्टेड है वो आप समझ लीजिए, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये जरूर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इससे आगे आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, सॉल्यूशन के ऊपर बातें करना चाहते हैं, तो भैया फिर आप वो मॉड्यूल जो दिया है उसको पढ़िए एक बार, और उसके बाद आप मेरे से बात करिए। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा। बट सभी को वो मॉड्यूल में डिटेल पढ़ने की, सॉल्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको कितना पढ़ना है नीट के लिए, जेई के लिए? नीट के लिए इतना जितना मैं लिख रहा हूँ उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही आपको पढ़ना चाहिए बस। ठीक है, इतनी अगर आपको आता है तो अपना सवाल सॉल्व हो जाएगा। आपको ज्यादा ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है इस टॉपिक में। ठीक है, सो वेव फंक्शन क्या होता है पता होना चाहिए। एंड वेव फंक्शन जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ साई का, कि साई का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, फिर उसमें डीमेरिट पता चलेगी। तो ऑफ कोर्स वेव फंक्शन क्या है भाई, तो सिग्निफिकेंस ऑफ साई में आप क्या लिख सकते हैं? द वेव फंक्शन इज रिगार्डेड एज व्हाट, द एम्पलीट्यूड फंक्शन, जो मैंने आपको बोल ही दिया, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ 3D स्पेस, मतलब इसकी टर्म्स में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म्स में बिल्कुल बताया जा सकता है। सिग्निफिकेंस दूसरा क्या है, क्या इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, कि इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई, जेड। समझ में आ रही बात? तो जब अगर ये पूरा पॉजिटिव ही रहता है तो ये प्रोबेबिलिटी काउंट हो सकता था, बट ड्यू टू दिस पर्टिकुलर थिंग कि ये नेगेटिव भी हो सकता है, ऑफ कोर्स ये हमारे काम की चीज, उतनी ज्यादा काम की चीज नहीं है। समझ में आ रही बात? सो दिस इज द डीमेरिट। क्या इंपॉर्टेंट डीमेरिट है कि भाई
जो ये नेगेटिव है, नेगेटिव होने की वजह से ऑफ कोर्स हम क्या कहते हैं उसकी वैल्यू को प्रोबेबिलिटी के हिसाब से या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के हिसाब से काउंट नहीं कर सकते। समझ में आई बात? तो मेन एम क्या था मॉडल का? मेन एम ऑफ मॉडल is to provide a solution for probability of finding electron, ठीक है, which is not covered by psi, so which is not covered by psi. Why? Because probability should always be what? Always be positive. Clear बात? समझ में आ गया इतना? तो मेरिट भी समझ में आ गया, डीमेरिट भी समझ में आ गया कि मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, ठीक है। अलग अलग ऑर्बिट्स में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग साई फंक्शन होते हैं। ऑफ कोर्स उनकी कुछ वैल्यूज जो है वो आपको मैंने मुझे मॉड्यूल शेयर किया, उसमें आप जरूर देख सकते हैं ग्राफिकली कि कैसे उनके एम्पलीट्यूड्स बदल रहे हैं वगैरह, ठीक है। तो इस डीमेरिट को सही कैसे किया गया? तो श्रोडिंगर नाम के आदमी ने इस डीमेरिट को सही किया, किससे? साई स्क्वायर से। या यहीं से हम बोल सकते हैं कि दिस इज द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। अभी तक हमने बोर्ड्स मॉडल में केवल ऑर्बिट्स के बारे में बात की। आपके एलिमेंट से स्टार्ट हुए, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ये सब बातें की। अब पहली बार जो टर्म आएगा इस दुनिया में वो है ऑर्बिटल्स का। तो इस मॉडल का देन जो है वो है ऑर्बिटल्स। किस ऑर्बिट में कितनी ऑर्बिटल्स होंगी वगैरह वगैरह, कौन सी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब आगे चल के यही टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाके कल्मिनेट हो जाएगा। बट सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर की बात की जाए तो साई स्क्वायर को श्रोडिंगर ने बोला कि साई स्क्वायर इज रिगार्डेड एज प्रोबेबिलिटी फैक्टर। Yeah, and it describes the probability of finding an electron within a small space. ठीक है, तो इनडायरेक्टली इसी चीज से ये पता चला कि the space which have maximum probability of finding electron, some probability of finding electron is termed as तो ये पहली दफा था जब किसी आदमी ने ऑर्बिट ना बोल के क्या बोला? ऑर्बिटल। इन ऑर्बिटल कहाँ पाए जाते हैं? ऑर्बिट के सबसेट। तो इसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर अपन लोग इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहले तो एक बार देख लीजिए जो चीजें बोली। सर वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो सर इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग है, तो सर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहेगा ना? बिल्कुल करता है, वो तो पार्टिकल नेचर में भी कर ही रहा था। वो तो बोर्ड्स मॉडल भी बोलता है इलेक्ट्रॉन तो कभी रुकता थोड़ी नहीं। इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है हाइड्रोजन एटम में? 2.18 into 10⁶ मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन की स्पीड, इलेक्ट्रॉन इज नेवर स्टॉपिंग, इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली। प्रोबेबिलिटी फैक्टर, वही तो आपको बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या है, ये सवाल पूछा गया है। भैया साई की वैल्यू से हम इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की
ट्रीटमेंट के हिसाब से डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ये मॉडल का निर्माण जिस आदमी ने किया वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना चाहता था कि एक गिवन स्पेस में ऑर्बिट्स के बगल में अगर मैं एक स्पेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ x, y, z की टर्म्स में, सर इसको तो डायग्राम से बताओ समझाइए सर। कौन सा सर डायग्राम? डायग्राम समझाइए सर। डायग्राम नहीं बनाया जाता। वेव का क्या डायग्राम बनाया? वेव का क्या डायग्राम बनाया? बोलिए। ये ऐसे, ये वाला यस सर, diagram। यस सर, यस सर। ऐसे ही वही है कि भैया पार्टिकल नेचर तक रेड लाइंस था, लेकिन जैसे ही वेव नेचर आया वैसे ही क्या हो गया, ग्रीन लाइंस हो गया। अब ग्रीन लाइन के हिसाब से अगर मैं बोलूं कि अब इसी रेंज में, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की इस वॉल्यूम में, अगर मैं, क्योंकि सेम जगह पे तो रहेगा नहीं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब वेव नेचर आ गया, तो हम मान लीजिए इस वॉल्यूम में, ये जो मैंने बनाया है डॉटेड वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, किस जगह पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की मैक्सिमम संभावना है, अगर हम ये निकालना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली किस जगह पे पाया जाएगा ये तो ना आप बोल सकते हो ना मैं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, बस इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में पाया जाएगा और उसके पाए जाने की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम किस केस में है, हम केवल वो देखना चाहते हैं। ठीक है, तो साई फंक्शन आपको एम्पलीट्यूड बताता है, बट वो प्रोबेबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं हो सकता। बट साई स्क्वायर जो है that can be considered as probability function. Why? Because psi square is always positive and probability of finding electron near orbit should always be positive. ठीक है, तो हम ये जरूर बोल सकते हैं कि उन जगहों पे, जिन जगहों पे psi square की वैल्यू पॉजिटिव है, ऑफ कोर्स उन जगहों पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और जिन जगहों पे psi square की वैल्यू जीरो हो गई मतलब उस जगह पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो है। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, तो साई स्क्वायर को ही, साई कहलाता है आपका क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड फैक्टर। ठीक है, साई स्क्वायर आपको कहलाता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर मींस साई स्क्वायर की वैल्यू को आप प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। तो अगर किसी जगह पे एक्स वाई जेड कोमा पे आप गए और उस जगह पे साई स्क्वायर की बहुत बढ़िया ज्यादा वैल्यू मिली, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। ठीक है, यह बहुत ज्यादा है। अगर कहीं पे ऐसा ऐसा कोई पॉइंट मिला एक्स कोमा वाई कोमा जेड जहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो आ गई, तो दैट मीन्स उस जगह पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, मतलब उस जगह पे वो कभी भी नहीं पाया जाए। ऐसी जगह जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो होता है वो कहलाती है नोड्स। ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे, बट अभी के लिए इतना तो क्लियर होना चाहिए कि एक इक्वेशन है, वो एम्पलीट्यूड की इक्वेशन है। एम्पलीट्यूड को हम बोलते हैं साई फंक्शन या वेव फंक्शन। उसमें अलग मतलब फायदे हैं, साथ ही साथ नुकसान है, क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, सो दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रोबेबिलिटी फंक्शन। सो इन ऑर्डर टू हैव a probability factor inside the atom, what we require the value of psi square. So psi square का significance क्या है कि ये एक ऐसी जगह को बता देता है जिन जगहों पे probability of finding electron पॉजिटिव है। समझ में आई बात? और उन जगहों को ढूंढ लेता है जिन जगहों पे probability of finding electron जीरो है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो जब psi square की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी हम बोल सकते हैं कि उस जगह पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर इज नथिंग बट व्हाट, साइन स्क्वायर। ठीक, तो जिन भाई साहब ने सवाल पूछा था उनको क्लियर है? बोलिए। यस सर। जी सर, अब तक क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है। ओके, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स अलग अलग और देखिए सीधी सी बात है, आपके पास जैसे कोई भी इक्वेशन होती है, जस्ट मैं समझा रहा हूँ, जैसे ये इक्वेशन थी 2x + 3y = 6, 3x + 4y = 8, याद करिए क्लास 8 9 10th बात कर ले, तो आप इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकाल देते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकल आती थी, है कि नहीं? यहाँ पे जो इक्वेशन है वो साई के फॉर्म में, मतलब साई इज अ फंक्शन ऑफ x, y, z।
समझ में आ रही बात? ओके, तो यहाँ पे जो रिजल्ट निकलेगा वो इस इक्वेशन का रिजल्ट किस फॉर्म में निकलेगा? साई के रिजल्ट्स की फॉर्म में निकलेगा, रूट्स निकलेंगे, ठीक है, साई के। समझ में आ रही बात? उन साई के रूट्स को जब मैं x, y, z एक पर्टिकुलर ऑर्बिट की वैल्यू डाल के साई के जो रूट्स निकालता हूँ, तो साई के उन रूट्स से साई स्क्वायर के भी हमें क्या मिलेगा? शेप्स मिलेंगे। तो जब मैं साई स्क्वायर के शेप बनाता हूँ, देन साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल, इन ऑर्बिटल्स की जो शेप्स है वो हमें साई के सॉल्यूशन से मिल जाते हैं ऑन द सेम ग्राफ। 10th क्लास तक चीजें आसान होती हैं तो ऐसे दिखती हैं, लेकिन जब आप हायर क्लास में चले जाते हो, बीएससी एमएससी में, तो फिर आपको इक्वेशंस ऐसे दी जाती हैं, साई 1 इज इक्वल टू इतना, साई 2 इज इक्वल टू इतना, बताओ साई 1 और साई 2 की वैल्यू कितनी है, अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू इतनी है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स वी कैन सॉल्व ऑन द सेम टाइम एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइज, ठीक है। साई मिल गए, रूट्स मिल गए, साई से हम साई स्क्वायर निकाल सकते हैं, साई स्क्वायर का हम शेप बना सकते हैं। तो साई स्क्वायर या साई के जितने भी रिजल्ट्स मिलते हैं, उन सारे रिजल्ट्स को जब मैं साई स्क्वायर की फॉर्म में डिपिक्ट कराता हूँ तो मुझे अलग अलग शेप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं ऑर्बिटल का शेप, ठीक है। अलग अलग ऑर्बिटल्स अलग अलग शेप की नजर आती है, ठीक है। अब ऑर्बिट का शेप तो हमें पता ही था, ऑर्बिट क्या होता है, सर्कुलर टाइप के, जो हमने बोर्ड्स मॉडल में पढ़ा। बट ऑर्बिट के अंदर पाए जाने वाले ऑर्बिटल्स, जहां पे उस ऑर्बिट पे पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, उनका शेप कैसे होता है, ठीक है, वो निकलता है साई की वैल्यू से, जब आप साई को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके हैं सॉल्व करने के। अगर आप क्या कहते हैं मतलब सॉल्यूशन में जाएंगे तो भैया एक्स वाई जेड को आपको आर थीटा फाइव कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक रेडियल प्रोबेबिलिटी आएगी, एक एंगुलर प्रोबेबिलिटी आएगी, बहुत टीडियस काम है जो कि हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैं बहुत ही प्यार से आपको समझा रहा हूँ कि आपको ये सब काम नहीं करना है, आप मत करिए, ठीक है, क्योंकि आप जितना इसमें घुसेंगे उतना ही आप कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि दिस इज नॉट रिक्वायर्ड अप टू योर सिलेबस, ठीक है। ओके, ऑल्दो फिर भी आप घुसना चाहते हैं तो मैंने आपको पूरा मौका दिया है, आप बिल्कुल मॉड्यूल में देख सकते हैं, थोड़ा बहुत सॉल्यूशन के बारे में आइडिया दिया हुआ है, ठीक है। आप अगर मॉड्यूल देखेंगे, जो मॉड्यूल मैंने थ्योरी वाला आपके साथ शेयर किया है, उसमें बिल्कुल सॉल्यूशन का थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आपको दिया है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि करना चाहते हैं। बट मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि उस सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है एग्जाम में, ठीक है। आपको एग्जाम में कभी कोई सवाल नहीं मिलेगा इसके सॉल्यूशन का, तो आप ना ही करें तो बेहतर। फिर भी करना चाहते हैं करिए, मैंने आपको दिया है प्रॉपर लेवलिंग फील्ड, मैंने आपको दे दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है उसके बारे में समझते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, श्रोडिंगर इक्वेशन को, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, मुझे साई के अलग अलग रूट्स मिलते हैं, ठीक है, जो कि एक्स वाई जेड एम ई वी इन की फॉर्म में आंसर्स होते हैं। साई के जो अलग अलग रूट्स हमें मिले, उन रूट्स को जब मैं मल्टीप्लाई स्क्वायर कर देता हूँ तो मुझे साई स्क्वायर की वैल्यू मिलती है, और साई स्क्वायर का जब मैं पिक्टोरियल डायग्राम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाता हूँ तो मुझे कुछ इस टाइप के जनरल शेप्स मिलते हैं। कुछ शेप्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर ये आप एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पूरा स्फेरिकल, ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। तो इस टाइप के स्फेरिकल शेप्स होते हैं, एंड स्फेरिकल शेप जनरली एस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। तो जब भी आपको कोई ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल मिले, आपको समझ में आना चाहिए कि ये साई के उस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है जो कि एस ऑर्बिटल के कॉरेस्पॉन्डिंग है। समझ में आई बात? तो एस ऑर्बिटल हमेशा ऐसे ही दिखेगा आपको, ठीक है। समझ में आ रही बात? पी ऑर्बिटल मतलब अगला जो ऑर्बिटल है जो आपको मिल सकता है, उसका आपको शेप ऐसा मिलता है अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे अगर एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ इस टाइप के शेप्स हैं, ये आपका पी ऑर्बिटल, खासकर पी एक्स ऑर्बिटल, ठीक है।
ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, ये नॉन डायरेक्शनल है, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में स्फीयर तो हमेशा हर एक डायरेक्शन में होता है, बट ये जो डंबल है ये भाई साहब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, इट विल हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। समझ में आई बात? तो ये कितने हो सकते हैं पी ऑर्बिटल? स्फीयर कितने पॉसिबल है भाई साहब? स्फीयर तो एक ही पॉसिबल है अगर आर रेडियस फिक्स है तो, ठीक है। लेकिन डंबल ऐसे कितने पॉसिबल है? अभी आपने एक्स में बनाया, सिमिलरली आप इसी चीज को किस में बना सकते थे? बोलिए। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है तो आप सेम चीज को वाई में भी बना सकते हैं। दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी वाई। एंड सिमिलरली इसी सेम चीज को अगर ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। हो सकता है नहीं? सेम सिमेट्रिकल होना चाहिए। ऑल्दो मैं उतने अच्छे से नहीं बना पा रहा, बट आप बुक्स में देखेंगे तो आपको एकदम सिमेट्रिकल दिखेगा। सो दिस इज योर पीस। दैट मीन्स एस ऑर्बिटल में एक ही क्या कहते हैं ऑर्बिटल हो सकता है, बट पी ऑर्बिटल में कितने हो सकते हैं? पी एक्स, पी वाई, पी जेड, 3 टाइप के ऑर्बिटल हो सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर डंबल शेप है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर 0 पे आपका न्यूक्लियस है तो जितने ज्यादा आप दूर जाएंगे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डंबल के अंदर ही पाया जाए, ठीक है। वो डंबल के बाहर नहीं पाया जा सकता, क्योंकि ये ऑर्बिटल है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस रीजन इज मैक्सिमम। समझ में आ रही बात? दैट मीन्स अगर मैं इलेक्ट्रॉन होऊंगा पी एक्स ऑर्बिटल का तो मैं इसी रीजन में से कहीं ना कहीं पाया जाऊंगा। समझ में आ रही बात? मैं कभी भी इस रीजन के बाहर नहीं पाया जा सकता। ये कहानी है ऑर्बिटल की। समझ में आई बात? तो ऑर्बिट क्या बताता है? कि आपकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से फिक्स है, आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही मूव कर रहे हैं, दैट इज ऑर्बिट। बट ऑर्बिटल क्या बता रहा है? कि आप सेकंड ऑर्बिट में हो, नो डाउट, बट सेकंड ऑर्बिट में भी आप क्योंकि पार्टिकल तो हो नहीं, आप वेव भी हो। दैट मीन्स एक ऐसा रीजन आएगा जिस रीजन में आप पाए जा सकते हैं, ठीक है, और उस रीजन में आपके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। बोलिए आप लोग, कोई कुछ कहना चाहते हैं? सर वो डायरेक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है? डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस बहुत ही सिंपल है। अगर मैं सिमेट्रिकल हूँ तो मैं किसी भी डायरेक्शन में नहीं हूँ, मेरा एक ही शेप बन सकता है। जैसे स्फीयर, स्फीयर एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है मतलब वो जितना एक्स में उतना ही वाई में उतना ही जेड में है, तो मैं बिल्कुल एक्स वाई जेड के हिसाब से उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, ठीक है। बट अगर मैं इस टाइप के डंबल शेप में हूँ तो भैया तब मेरा डंबल जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हो सकता है, या एक्स में या वाई में या जेड में। तो जब डायरेक्शन के अलोंग आपको क्या कहते हैं चेंजेस देखने को मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज का, ठीक है साजिद? सर डायरेक्शन में क्या चेंजेस सर आपने बोला देखने मिलते हैं? अरे भैया अगर एक्स में है तो पी एक्स है, वाई में है तो पी वाई है, जेड में है तो पी जेड है, मतलब आप एक ही डायरेक्शन में हो, सिमेट्रिकल नहीं है आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग ही सिमेट्रिक है, आप दूसरी डायरेक्शन में नहीं पाए जाते। जैसे अगर मेरा इलेक्ट्रॉन पी जेड में है तो मेरा इलेक्ट्रॉन केवल जेड एक्सिस के अलोंग ही पाया जाएगा, वो कभी एक्स और वाई एक्सिस पे नहीं मिल सकता। यही मतलब है उसका। हाँ भाई, किसी ने रेज हैंड किया था, बताइए। हेलो, जी कोई सर। रेज हैंड किया था? नहीं? सर समझा नहीं। अरे किसी ने हाथ उठाया था कुछ तो नहीं सर समझ में आ गया। भैया। ओके, समझ में आया? तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है, देखो जैसे मैं बोलूं कि तुम्हारे पास एक बॉल है, बॉल की क्या डायरेक्शन है बताइए आप? क्या बॉल की कोई डायरेक्शन होती है? एनी डायरेक्शन सर। हाँ, वो हर डायरेक्शन में है, जितना एक्स में उतना वाई में उतना जेड में है। तो जब ऑर्बिटल आपका बॉल की तरह दिख रहा है, स्फीयर की तरह दिख रहा है, देन आई कैन से कि दैट ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। समझ में आ रही बात? व्हाई? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ऑल द डायरेक्शन with same efficiency, same amount of electron density। बट जब आपकी ऑर्बिटल किसी एक एक्सिस के अलोंग ही है तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी ऑर्बिट में एक डायरेक्शन फिक्स हो गया, ठीक है, दैट इज डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है। अगर वो एक्स में है तो एक्स में एक्स के अलोंग ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, वाई और जेड में नहीं पाएंगे।
ठीक है, तो दिस इज द थिंग। सो दो टाइप के ऑर्बिटल हैं, ये आपका s ऑर्बिटल है, ये आपका p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल में 3 टाइप के डायग्राम बनते हैं। सिमिलरली आपके जो अगले ऑर्बिटल्स हैं वो d ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, और d ऑर्बिटल्स अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ 5 टाइप के होते हैं, और इनके शेप तो आपको याद होना चाहिए। तो किस टाइप से होते हैं, तो 3 तो होते हैं इस टाइप से, एक्स वाई। एक्सिस क्या है, अगर ये x है ये y है, तो अगर इस टाइप से आपका b है, डबल डबल b ऑर्बिटल होता है डबल डबल, ये आपका हो गया dxy। सिमिलरली दूसरा ऑर्बिटल आप ये एक्सिस चेंज कर दीजिए, इसको yz कर दीजिए, तो फिर ये इसका सिमिलरली अगर आप यहाँ पर y और यहाँ पर z ले लेते हैं और फिर यही सेम डायग्राम रिपीट कर देते हैं yz प्लेन में, तो ये हो गया आपका dy z। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे z एक्सिस ले लेते हैं और सेम डायग्राम रिपीट कर देते हैं, then ये हो गया dz। तो ये 3 ऑर्बिटल हैं जो कि एक्सिस के बीच में लाई करते हैं। फरदीन खान क्या कहना चाहते हैं, फॉर व्हाट, क्या जो कहना चाहते हो आप कह सकते हो। सिमिलरली जो दूसरा ऑर्बिटल है वो ये है, जब x और y एक्सिस के अलोंग ही आपको रोटेट करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पाया जाए x y, तो ये dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होता है। एंड जो फाइनल आपका ऑर्बिटल पाया जाता है dy है इस टाइप का, ये z एक्सिस है, ये बनाता है dz स्क्वायर। तो ये 500 के शेप जो है वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। और आगे चल के केमिकल बॉन्डिंग में जब आप स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, सिमेट्रीज को, तो वहाँ पे भी ये काम में आएंगे, कौन से ऑर्बिटल से किसका ओवरलैप है। किधर यहाँ से लगी सर पहला 3 और 3 डायग्राम में सर कुछ फर्क नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है, एक एक्स वाई प्लेन में, एक वाई जेड प्लेन में, एक जेड एक्स प्लेन में। 3D में इमेजिन करो भाई, जैसे तुम्हारा रूम है, तुम्हारा रूम 3D है, अगर तुम फ्लोर को मान लो एक्स वाई, हाइट को मान लो जेड, तो एक देखो फ्लोर पे पड़ा हुआ है ऐसा फूल, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में डी एक्स वाई, ठीक। एक तुम्हारे दीवार पे एक तरफ छपा हुआ है एक्स वाई, वो आपका हो गया जेड एक्स प्लेन या जेड वाई। सर शेप फोर्थ से वाला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे होगा सर, है, फोर्थ वाला सर। फोर्थ वाला तुम्हारे एक्सिस के अलोंग सेम टू सेम, जो एक डंबल है एक्स एक्सिस के अलोंग, एक है वाई के अलोंग, मतलब जब एक्सिस के अलोंग, स्क्वायर सर, स्क्वायर। नाम है उसका, नाम है, तो नाम आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा ना भाई, यस सर। ठीक है, तो नाम है उसका, ठीक ओके है। सर। जैसे इसका, इसमें एक्स वाई प्लेन में है तो ये एक्स वाई बोल दिया गया, ये वाई जेड प्लेन में तो वाई जेड बोल दिया गया, ये जेड एक्स प्लेन में है तो जेड एक्स बोल दिया गया। सिमिलरली ये एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है तो इसका नाम है, ठीक है, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक, यस सर। आपको याद रखना है। अब ये तुम बोलो जेड के अलोंग है तो डी जेड क्यों नहीं बोला, नहीं बोलते हैं, जेड स्क्वायर ही बोलते हैं, तो आप याद रखें ये डी जेड स्क्वायर, ठीक है। यस सर। इतने शेप आपको पता होने चाहिए, जब तक आपको इतने शेप पता है, एफ ऑर्बिटल का शेप बिल्कुल उसका भी शेप होता है, उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि वो
डबल डिफ्यूज डबल है, मतलब एक डी ऑर्बिटल और दो डी ऑर्बिटल मिलके एफ ऑर्बिटल बनाते हैं, तो वो तो और भी खतरनाक है, तो वो हमें नहीं पढ़ना है। अप टू योर सिलेबस क्लास 12 तक के सिलेबस में यहाँ तक शेप आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप केवल यहीं तक सीमित रहें, ठीक है। कोई और अगर बंदा है जिसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है शेप्स वगैरह में, तो वो मेरे से बाद में बात कर सकता है कि एफ ऑर्बिटल कैसा दिखेगा, क्या शेप है, मैं उसको गाइड कर सकता हूँ, वो देख सकता है, ऑनलाइन वीडियोस पड़े हुए हैं, तो वो 3D स्पेस में आपको देखना पड़ेगा। बट यहाँ तक समझ में आना चाहिए, यहाँ तक के शेप आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर सीधा सवाल पूछा जा सकता है। तो टोटल एस ऑर्बिटल कितने टाइप का था, एक टाइप का। पी ऑर्बिटल कितने टाइप का था, 3 टाइप का। और डी ऑर्बिटल कितने टाइप का है, 5 टाइप का। सिमिलरली एफ ऑर्बिटल कितने टाइप का निकलेगा, 7 टाइप का। लेकिन उनके शेप हमें नहीं पढ़ने हैं, हमारे लिए इतना ही काफी है। कौन बार बार डाउट पूछ रहा है भाई? साजिद, क्या पूछ रहे हो भाई तुम साजिद? वेयर, क्या सवाल है बताइए, क्या बोलूँ मैं, क्या समझो इसका मतलब, और सर बोलिए। नहीं है सर, मैं आपको नहीं देना चाहता, वो चला गया तो। भाई चलिए जो भी है, तो टॉपिक जो है नो डाउट क्लास 10th के हिसाब से अगर बात की जाए तो क्लास 10th के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा टफ है, क्योंकि 10th क्लास तक दुनिया बहुत आसान थी, ठीक है। बट ये जो पर्टिकुलर दुनिया है ये ऑर्बिटल्स के ऊपर आ गई है, और ऑर्बिटल्स के ऊपर आ गई तो अब आपकी पूरी की पूरी 9th क्लास तक की केमिस्ट्री जो है वो ओवरऑल हो जाएगी, क्योंकि अब पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन लिखते थे 2,4 कार्बन का, लेकिन अब आपको SP, DF इन सब सबशेल की फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात? विच इज वेरी वेरी हाईली रिक्वायर्ड एंड वेरी मच इम्पोर्टेंट इन दिस टॉपिक, ठीक है। क्लियर है बात? कोई कुछ कहना चाहता है तो बिल्कुल, आई एम रेडी फॉर डिस्कशन, बोलिए शुरुआत से लेके अभी तक। तो शुरुआत हुई हमारी क्या कहते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल के बेसिस से। वेव मैकेनिकल मॉडल जो है वो ड्यूअल नेचर पे ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड था। श्रोडिंगर ने पहली बार इसको दिया था, तो उसने इलेक्ट्रॉन को एक 3D वेव माना जो कि न्यूक्लियस की फोर्स फील्ड में तय होता है। श्रोडिंगर की जो वेव इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन इज नेवर रिक्वायर्ड। अगर कोई आपको बोलता है ये सॉल्यूशन पढ़ने हैं तो एकदम गलत है, नहीं हो सकता, क्योंकि सॉल्यूशन कैन नेवर बी इंक्लूडेड इन क्लास 12 syllabus. Why? Because this is a double degree differential equation. So what we need to concentrate more on results. So results पे ध्यान देना है। इक्वेशन ये है, इक्वेशन में कौन सी चीज क्या है वो लिखा हुआ है। देन जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो मुझे अलग अलग रूट्स मिलते हैं साई के, जिसको हम बोलते हैं क्या, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेव फंक्शन को ही दूसरा नाम एम्पलीट्यूड फंक्शन है या एम्पलीट्यूड फैक्टर है, ठीक है, जो कि क्या बताता है, एम्पलीट्यूड का वेरिएशन, इलेक्ट्रॉन के एम्पलीट्यूड का वेरिएशन 3D स्पेस में। सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस है कि एम्पलीट्यूड बताता है, बट फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, नो, फिजिकली इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ये कभी पॉजिटिव हो सकता है कभी नेगेटिव हो सकता है, बट मतलब ये फिजिकली इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को, एग्जैक्ट फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए वेव फंक्शन साई को हमने क्या किया, सिग्निफिकेंट बनाने के लिए साई स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो कि कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स को जनरेट करता है। साई स्क्वायर को हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि साई स्क्वायर इज ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन स्पेस और इन अ स्मॉल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसा स्पेस मिल गया जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, देन दैट पर्टिकुलर स्पेस इज रिगार्डेड एज ऑर्बिटल। समझ में आ रही बात? ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल ऑर्बिट के ही छोटे छोटे क्या है, सब शेल, सबसेट्स। समझ में आई बात? जैसे ऑर्बिटल को हम अगर शेल बोले तो ऑर्बिटल को हम सब शेल बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कंसेप्ट आ गया साई स्क्वायर की वजह से ऑर्बिटल का, तो ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों तरफ वो 3D स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस है, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मतलब साई स्क्वायर की वैल्यू नॉन जीरो। तो पहले मुझे इक्वेशन से साई मिलेगा, फिर मुझे साई स्क्वायर मिलेगा, और जब मैं साई स्क्वायर को
ड्रॉ करूंगा 3D स्पेस में, तो मुझे अलग अलग ऑर्बिटल्स के शेप बनेंगे। वो अलग अलग ऑर्बिटल्स क्या हो सकते हैं? एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से एक ही है, तो एस ऑर्बिटल हमेशा एक ही होता है। लेकिन पी ऑर्बिटल डायरेक्शन होने की वजह से 3 डायरेक्शन में 3 पी ऑर्बिटल हो सकते हैं, तो ये 3 पी ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी ऑर्बिटल डायरेक्शंस के बेसिस पे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भर भर के डबल डबल्ड है इसका स्ट्रक्चर, 5 टाइप के पॉसिबल। जब एक्सिस के बीच में लाई करें तो 3 है प्लेन, तीनों प्लेन के हिसाब से नाम हो गया। जब एक्सिस के अलोंग लाई करें तो एक्स वाई के अलोंग लाई करेंगे तो ये नाम है, और जब जेड के अलोंग लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर। सो दिस इज द बेसिक आइडिया टिल नाउ। किसी को कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, प्लीज बोलो। सर वो जो सर वही मैकेनिकल मॉडल का पूरा आइडिया सर श्रोडिंगर का से मिला था सर। यहाँ से यहाँ से मिला था। उस आदमी ने जो आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन है इलेक्ट्रॉन का, उसके साथ इनकॉर्पोरेट करके ये इक्वेशन बनाई थी, ठीक है। और बोला था कि 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है और उसके ऊपर ड्यूअल नेचर है, तो उसकी वेव के एम्पलीट्यूड का जो जो मैथमेटिकल रिलेशन होना चाहिए एक्स वाई जेड के साथ, वो ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन उसने दी थी, इस इक्वेशन के बेस पे ही ये सारे मॉडल आए और ये सारे शेप वगैरह आए, जितने भी शेप अभी तक हैं। और कोई बात? सर तो इलेक्ट्रॉन सर हर जगह पे नहीं पाया जाता है, सिर्फ ये डम्बल शेप और शेप ऑर्बिटल्स में ही पाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन वहीं पे पाया जाएगा जहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव। अगर साई स्क्वायर की वैल्यू किसी जगह पे 0 हो जाती है तो वो कहलाता है नोड, मतलब वहां पे कुछ नहीं पाया जाएगा। जैसे इन सब डायग्राम में आप देखेंगे तो ये जितने भी डायग्राम मैंने आपको बना के दिए, चाहे वो एस ऑर्बिटल के हो, चाहे पी ऑर्बिटल के हो, चाहे डी ऑर्बिटल के हो, सबकी शुरुआत 0 से ही हुई है। 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूक्लियस। आप देख पा रहे हैं हर एक जगह पे न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तुम बताओ। 0। इसलिए 0 है, देख लो। कोई भी कभी भी न्यूक्लियस काउंट नहीं होगा आपका शेप में। न्यूक्लियस पे हमेशा क्या होगा, वो जस्ट कनेक्ट होगा, लेकिन न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। मतलब जितने भी शेप हमें मिले उन सारे शेप्स में ये बात कॉमन है कि न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी या तो घट रही है या फिर देखिए बढ़ रही है। जैसे ये px की प्रोबेबिलिटी आप देखिए, न्यूक्लियस पे क्या है, 0। मैं जैसे ही आगे बढ़ रहा हूँ प्रोबेबिलिटी धीमे धीमे बढ़ रही है। समझ ही बात, एक पर्टिकुलर जगह पे प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है या नहीं। मतलब ये जो जगह है, ये जगह आपका सेकंड ऑर्बिट के बराबर है। अगर ये 2p का इलेक्ट्रॉन है, अगर 3p का होता तो थर्ड ऑर्बिट के बराबर होती बोर्स मॉडल, समझना। तो जिस जगह पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा, मतलब वो पार्टिकल नेचर के हिसाब से आपकी ऑर्बिट की डिस्टेंस है, बट न्यूक्लियस से वो डिस्टेंस जरूर दी होगी। तुम बोलो सर यहाँ कहीं पाया जाएगा इंफिनिटी डिस्टेंस पे, तो यहाँ पाए जाने की संभावना नहीं। समझ नहीं बात। तो साई स्क्वायर ही आपको ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाए, ऐसा नहीं, उसके पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे। ओके तो आई थिंक मैक्सिमम लोगों को मेरी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। सर हर कोई इम्पोर्टेंट सा चीज सर वो ग्रीक लेटर से क्यों सिंबल किया जाता है? ये सब सवाल मतलब मैं कहूँ इनसिग्निफिकेंट है और इलॉजिकल है, क्योंकि उस आदमी ने जो लेटर यूज किया आपको वही लेटर यूज करना पड़ेगा। ये वही वाला सवाल हो गया कि एक कार्बन की एल्केन को मीथेन क्यों बोलते हैं, मैं तो आज से उसे हीरोइन बोलूंगा। ये क्या बात हुई? जो आदमी पुराना आदमी जो देके गया है, जिसको पूरी दुनिया मानती है, आपको भी वही मानना पड़ेगा। बहुत सिंपल तरीके से बात है, ठीक है।
अब 1 जी को सर। ऐसे ही लिखते हैं, इस पे कोई डाउट नहीं कर सकता। अब भैया पुराने जमाने से 1 ऐसे ही लिखा जा रहा है, आपको भी 1 ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तुम बोलो नहीं सर मेरा 1 तो मैं ऐसे लिखूंगा, तो ये कोई बात नहीं है। So this is not a question that need to be discussed. जो उस आदमी ने बोला है उसको पूरी दुनिया ने माना है, आप भी उस दुनिया के पार्ट है, आपको मानना पड़ेगा। उसने साई लिया है, आपको भी साई लेना पड़ेगा। समझ में आई सर बात? जी सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इस टाइप के सवाल तो किसी काम के नहीं है, मतलब ये तो किसी भी तरीके से टेक्निकल सवाल नहीं है। चलिए, तो अब जो है वो आपको मानना पड़ेगा। अब तुम बोलो सर ये आपने इसको dx² - y² क्यों माना? ये मैंने पता है, ये नाम है, ठीक है। चेंजेस नोट करने के लिए कुछ ना कुछ नाम देना चाहिए, वो नाम उसने दिया है। अब उसकी मर्जी, उसने dx² - y² बोला है, आपको भी याद करना पड़ेगा। आप ये बोलो नहीं सर हम नहीं, हम तो इसको कुछ और बोल देंगे dx', आपकी मर्जी, आप बोलिए, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखेंगे आपको यही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे। सिंपल एज दैट। चलिए, तो बहुत ही क्लियरली अगर हम देखें तो दो चीजें सामने आती हैं। जैसे क्या कहते हैं साई स्क्वायर की बात होती है, प्रोबेबिलिटी की बात होती है, तो एक टर्म हमेशा कनेक्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं नोट। तो नोट क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, और नोट कितने टाइप के होते हैं ये पता चल जाए तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो नोट जो होते हैं, नोट आर द पॉइंट्स और द प्लेसेस, ठीक है। सो नोट आर द प्लेसेस where probability of finding electron is 0। तो नोड आपके स्ट्रक्चर में, आपके ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर में वो जगह होती हैं जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होता है। जैसे जितने भी स्ट्रक्चर मैंने बनाए उनमें एक नोड तो हमेशा है, वो कहाँ पे है? न्यूक्लियस पे है, वो तो बोलने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो न्यूक्लियस पे तो कभी इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जा सकता। उसको आप नोड मानो ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां तो इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो नोड ऐसी जगह है आपके डायग्राम में या आपके 3D स्पेस में जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो? 0। समझ में आ रही बात? ठीक है। दैट मीन्स नोड हमेशा कैसे डिफाइन करेंगे आप? जहां पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो? 0। समझ में आ रही बात? दो टाइप के नोड्स जनरली पाए जाते हैं इस दुनिया में, ठीक है। एक तो होते हैं कौन से नोड? रेडियल नोड्स। जैसा कि नाम में लिखा है रेडियल, मतलब ये हमेशा सर्कुलर, जैसे न्यूक्लियस से स्टार्ट हुए r डिस्टेंस पे गए, आप r डिस्टेंस पे एक स्फीयर बनाइए, ठीक है। अगर इस पूरे के पूरे स्फीयर के ऊपर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब एक पूरा ऐसा एक स्फीयर मिल गया जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? रेडियल नोड। समझ में आ रही बात? तो रेडियल नोड हमेशा रेडियली डिफाइन होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि मेरा रेडियल नोड अगर 0.5 एंगस्ट्रॉम पे है, मतलब यहाँ से न्यूक्लियस से 0.5 एंगस्ट्रॉम पे अगर मैं स्फीयर बनाता हूँ, तो वो कभी भी आपकी ऑर्बिटल के, मतलब किसी भी उस पॉइंट पे, स्फीयर के पूरे पॉइंट्स पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 0। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 0। तो वो कहलाता है रेडियल नोड, ठीक है। दूसरा जो टाइप का नोड होता है वो कहलाता है एंगुलर नोड। रेडियल नोड रिप्रेजेंट होता है एन आर से, एन एंगुलर नोड रिप्रेजेंट होता है एन एल से। स्मॉल कर देता हूँ दोनों, एन आर और एन एल। एंगुलर नोड क्या होते हैं? एंगुलर नोड हमेशा एक प्लेन के रूप में डिफाइन होते हैं, कि ऐसा प्लेन, जैसे कोई भी एक प्लेन ले लीजिए, उससे आप क्या कहते हैं अपने ऑर्बिटल को कट करके देखिए, तो कोई भी ऐसा प्लेन जब एग्जिस्ट करे जहां पे पूरे के पूरे प्लेन के हर एक पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 आए, तो वो कहलाता है एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड कैसे डिफाइन होते हैं? रेडियल नोड डिफाइन होते हैं स्फीयर से, कि पूरे पूरे स्फीयर के सर्कमफेरेंस पे साई स्क्वायर की वैल्यू 0 है। एंगुलर नोड डिफाइन होते हैं प्लेन से, यानी को हम बोल सकते हैं प्लेनर नोड्स, कि ऐसा कोई प्लेन हो जिस प्लेन पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? 0 है। समझ में आ रही बात? इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं वो देखते हैं। जैसे अगर मैं आपको p ऑर्बिटल देता हूँ, px ऑर्बिटल,
तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि px ऑर्बिटल में के दौरान एक जो प्लेन है, कौन सा वाला, YZ प्लेन, ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन को से आप अगर इस ऑर्बिटल को काटेंगे तो इस पूरे प्लेन पे साइज स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 0। कहीं भी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कट नहीं करेगा। दैट मींस आई कैन से इट इज हैविंग 1 एंगुलर मोमेंट। समझ में आ रही बात? तो जब ऐसे प्लेन हो आपके पास, जिस पूरे प्लेन से अगर हम देखें तो उस पूरे प्लेन पे हर एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 आए तो वो कहलाता है आपका एंगुलर मोड। लेकिन जब प्लेन ना हो, स्फेयर्स हो, और उस पूरे स्फेयर पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो तो वो कहलाता है रेडियल मोड। ठीक है, नोड का मतलब ही है 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नोड का मतलब है वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता। समझ में आई बात या नहीं? बोलिए। जी सर, समझ में आ गया। ठीक है, सो नोड क्या है? नोड वो जगह है, चाहे वो रेडियली डिफाइंड हो, चाहे वो प्लेनर के हिसाब से डिफाइंड हो, तो नोड्स वो पोजीशंस है या वो जगह है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, मतलब जहां पे साइज स्क्वायर की वैल्यू 0। ठीक है, शेप से आप बिल्कुल प्लेन्स निकाल सकते हैं। शेप अगर आपको अलग अलग ऑर्बिटल का पता है, आप बिल्कुल रेडियल नोड, एंगुलर नोड निकाल सकते हैं। जैसे पी ऑर्बिटल में कभी भी रेडियल नोड तो नहीं आ सकता, क्योंकि पी ऑर्बिटल में आप किसी भी डिस्टेंस पे जाइए और एक सर्कल बनाइए। मैं आर डिस्टेंस पे गया, एक सर्कल बनाया, मतलब सर्कल मतलब स्फीयर बनाया। देखिए इन जगहों पे जो मैंने डॉटेड लाइन से मार्क किया है, इन जगहों पे जो आपके इस डंबल को कट कर रहे हैं, उन जगहों पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नॉन जीरो है, मतलब रेडियल नोड नहीं हो सकता। सो पी ऑर्बिटल में रेडियल नोड नहीं पाया जा सकता। और मेरी बात, लेकिन एंगुलर नोड तो हमने देखा ही है। एंगुलर नोड कौन सा है? ये वाला प्लेन। आप जेड एक्स प्लेन से काट दीजिए, जेड वाई प्लेन से, इस पर कभी भी आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कट नहीं होगी। बोलिए, समझ में आया? ओके, यस बोलिए। सर। तो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे नोट्स के बारे में और चर्चाएं करेंगे। नोट्स का तो कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी गिवन ऑर्बिटल में कितने नोट्स होंगे, उनका क्या फॉर्मूला है, उनकी बात करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार घर पे जाकर जरूर ये टॉपिक पढ़ें, लेकिन इस टॉपिक पे ज़्यादा सॉल्यूशन के चक्कर में मत रहें, क्योंकि सॉल्यूशन चक्कर में रहेंगे तो आप अपना ही समय, अपने एफर्ट और अपना दिमाग सब बर्बाद करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन आप नहीं समझ पाएंगे, आपको समझना भी नहीं है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, बट हाँ ये चीज़ें जरूर समझनी है। साई क्या होता है, साई स्क्वायर क्या होता है, साई के रिजल्ट्स क्या क्या है, कितने शेप हैं, अलग अलग शेप क्या हो सकते हैं, बस नोट्स क्या होते हैं, नोट्स सब कैसे आइडेंटिफाई करें। कल का हमारा अगली क्लास का जो मेन टॉपिक होगा वो होगा क्वांटम नंबर्स। तो हम क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे एंड फाइनली हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए दिनेश सर से बात करें। क्वेश्चन पेपर में कोई भी दिक्कत है, बेफिक्र सवाल खींच के, फोटो खींच के हमें भेज दीजिए, हमसे बात करिए, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। ठीक है, आपके सारे डाउट सॉल्व करें। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।